मैं दोबारा सीधी हुई और फिर से उनसे गेम खेलने लगी। अब मुरली ने अपने हाथ मेरे सर पर ले जाकर मेरे बिखरे हुए बालों को अकठाकर के अपने हाथ में लिया और मेरे सर को अच्छे से अपने काबू में कर लिया। राजू ने मेरे गले के पटे पर से रस्सी को खोला और मेरे दोनों हाथों को पीछे मेरी कमर पर ले जाकर दोनों हाथ बांध दिए। मैं पूरी तरह से बेबस हो चुकी थी। अब उसने मुझसे पबजी खेलना शुरू कर दी थी। दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मैंने थोड़ा थोड़ा अपना सर हिलाते हुए उसे रुकने का इशारा किया, क्योंकि हाथ तो मेरे पहले ही बंधे हुए थे। मुरली ने गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए अपने होंठों को सिकीड़ा और अपने मुना से थोक नीचे को गुराने लगा। उसके मुना से गाढ़ा गाढ़ा थोक निकलकर आहिस्ता आहिस्ता मेरे चेहरे की तरफ आने लगा और फिर मेरे गालों और मेरे आंखों पर गिरने लगा। कुछ देर मुरली ने पबजी खेलने के बाद बंद की और अपने हाथ को मेरे चेहरे पर फेरने लगा। मुझे बेहद जलील कर रहे थे वो दोनों। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझ जैसी खूबसूरत और अमीर घराने की औरत, एक बड़े बिजनेसमैन की बीवी को कोई आदमी इस तरह भी जलील कर सकता है। मैं अपने ही ख्यालों में थी कि राजू ने मेरे सर के बालों से पकड़कर मुझे अपनी तरफ घसीटा और मुझसे पबजी खेलने लगा। मैंने खुद को पीछे हटाने की कोशिश की, मगर कामयाब कहाँ हो सकती थी। पत्थर जैसा सख्त जिस्म था उसका मेरे जैसी नाजुक औरत के लिए। तो मैंने अपना सर पीछे को हटाना चाहा तो उसने मजीद अपनी तरफ खींच लिया। फिर खुद की पोजीशन को ठीक करते हुए उसने मुझे दूसरी दुनिया में ले गया गेम खेलने के लिए। मेरी आंखों से पानी निकल रहा था, आंसू जारी थे, मेरी सांसें रुक रही थीं, मगर मेरी कोई भी सुनने वाला नहीं था। राजू ने अपने दोनों हाथों में मेरे सर को पकड़ा और मुझे थप्पड़ मारने लगा। करीब 5 मिनट तक मेरे मुना से पबजी खेलने के बाद उसने मुझे छोड़ा तो मैं नीचे फर्श पर गिर गई। नीचे गरे गरे ही मैंने रहम तलब नज़रों से वकरम की तरफ देखा तो वो बड़े ही आराम से और बड़े ही मज़े से सूफे पर बैठा, हवा शराब पीता हुआ, अपने सामने हो रहे हुए मेरे साथ पबजी खेलने से लुत्फ अंदोज हो रहा था। इतने में मुरली ने मुझे घसीटा और सूफे तक ले आया जहां वकरम बैठा हुआ था। उसने मेरे सर को सूफे की सेट से लगाया और अब मेरा सर सूफे की सेट पर था। फिर मुरली मेरे पास आया और दोबारा गेम खेलने लग गया। मुझे लग रहा था कि आज वो मेरी जान ले लेंगे। मेरी सांस रुकने लगी। वकरम की आवाज़ सुनाई दी, बस कर दो मुरली, अगर तुम या जमशीद मुझे इस हालत में देखते तो मुझे पहचान ही न पाते। मुरली के पबजी को बंद करने के बाद जैसे मेरे जिस्म में कुछ जान आई। राजू अब आगे बढ़ा और मुझे उठाकर सूफे पर बिठा दिया। मेरे हाथ अभी भी मेरी कमर पर बंधे हुए थे। मैं उसकी मंत करने लगी, मैं, प्लीज़ मेरे हाथ खोल दो, मेरे बाजू टूट जाएंगे, प्लीज़ प्लीज़ रहम करो मेरे पर। राजू ने मुरली की तरफ देखा तो उसने उसे खोलने का इशारा किया और राजू ने मेरे बाजू खोल दिए और दोबारा मुझे सूफे पर लिटा दिया और बोला, चल अब हम इस डेल पबजी खेलेंगे। और वो मुझे दूसरी दुनिया में ले गया। मगर इन जालिमों पर भला क्या असर होना था। करीब 15 मिनट तक एक साथ पबजी और लड्डू खेलने के बाद राजू ने मेरी जान छोड़ी, बल्कि मेरी जान छोड़ी और मैं सूफे पर गिर पड़ी, मगर मुझे सुकून नसीब न हुआ। मुरली अपनी जगह से उठा और फिर मुझसे पबजी खेलने लग गया। तकरीबन 2 घंटे तक वो मुझसे पबजी खेलते रहे, मुख्तलिफ तरीक़ों से। जी भर के उन्होंने मुझसे पबजी खेली, जी भर के। आखिर में उन्होंने मुझे नीचे अपने सामने बिठाया और मुझे अपने दोनों हाथ उनके सामने फैलाने को बोला। दोनों हाथों को जोड़कर मैंने वैसा ही किया और फिर मुझे छोड़ दिया। मैं उठने की हिम्मत भी नहीं थी। इन दोनों ने कपड़े सेट कर लिए और फिर मुझे भी उन्होंने कपड़े अच्छे से लाकर दिए और कहा, पहन लो जाकर। और बना
मुझे अपना चेहरा धोने की इजाज़त दिए। तब वकरम ने राजू को कहा कि वो मुझे मेरे घर छोड़ आए और मुझे अगले हुक्म का इंतज़ार करने का बोला। मुरली और राजू मुझे बाजों से पकड़कर बाहर लाए तो जो गार्ड बाहर खड़ा था वो मेरी हालत देखकर हंसने लगा। गार्ड, बहुत ही कमीने हो तुम लोग यार। देखो क्या हालत कर दी है इस मासूम सी लड़की की। राजू बोला, ये मादरचोद मासूम नहीं है, बहुत बड़ी पुलीर है। गार्ड, यार मुझे भी तो पबजी खेलने देते ना, अकेले ही खेलते रहे हो। थोड़ी देर रुक जाओ, मैं भी खेल लूं पबजी। मैं चलाई। नहीं नहीं, प्लीज, अब नहीं, अब और नहीं। गार्ड बोला, तो मेरा नंबर कब आएगा? बस थोड़ी सी देर ही लगती है। मैं, नहीं प्लीज, आज नहीं, फिर कभी खेल लेंगे पबजी, अब मेरे में हिम्मत नहीं है। मेरी बात पर वो तीनों हंसने लगे। फिर मुझे गाड़ी में बिठाया और मेरे घर को चल पड़े। रास्ते में हुआ लगने से मेरे चेहरे पर गरा हुआ जोश सूख गया और मेरा चेहरा मुझे अकड़ा हुआ महसूस हो रहा था। घर लाकर वो मुझे छोड़कर चले गए और मैं किसी न किसी तरह अपने कमरे में आ गई। ये तो शुक्र था कि जमशीद 3 दिन के लिए टूर पर गए हुए थे दूसरे शहर, वरना मैं अपनी ये हालत उनको कैसे दिखाती और कैसे उनका सामना करती और अपनी इस हालत की वजह क्या बताती। और आज 2 दिन के बाद विक्रम का फ़ोन आया है। उसने मुझे कहा है कि मैं एक पार्लर पर जाऊं। हम किस पार्लर पर और किस लिए वहां जाना है? नीलोफर। वो बोला कि मुझे उनके लिए वहां जाकर काम करना होगा जब जब वो कहेंगे। हम लेकिन क्या उसने कोई एड्रेस या नाम बताया है उस पार्लर का? नीलोफर, हाँ बताया है, VIP ब्यूटी पार्लर एंड मसाज। हमा ये नाम दोबारा सुनकर चौंक पड़ी और खुले मुना के साथ नीलोफर की तरफ देखने लगी। हमा ने नीलोफर को हौसला दिया कि वो फिक्र न करे और जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हमा ने उसे कुछ मेडिसिन लिख कर दी और नीलोफर अपने घर चली गई। नीलोफर के जाने के बाद हमा इन सब बातों के बारे में सोचने लगी। उसे महसूस हो रहा था कि ये VIP सब कुछ ज्यादा ही होता जा रहा है और बात काफी बढ़ती जा रही है। उसका ध्यान बार बार मेरी तरफ जा रहा था। वो इसी के बारे में सोच रही थी कि आखिर इस पार्लर और विक्रम का क्या ताल्लुक है। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने जो नाम विक्रम के बुंगले के बाहर उसकी तख्ती पर लिखा देखा था और जो नीलोफर ने भी बताया था, वो उसके दिमाग में घूमने लगा। वो चौंक पड़ी। यानी के मतलब वक्रम, प्रसाद, इस सब का आपस में ताल्लुक है। उसने अपना फ़ोन उठाया और अपने बास को फ़ोन करके उनसे मिलने का वक्त मांगा। VIP थोड़ी देर के बाद हमा अपने हॉस्पिटल के मालिक कमाल साहब के शानदार ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। चाय पीते हुए हमा उसको अपनी हॉस्पिटल की कारकर्दगी के बारे में बता रही थी। कमाल साहब 55 साल के आदमी थे जिनका ये हॉस्पिटल था। अच्छे बिजनेसमैन थे। कभी कोई गलत काम, दोस्तों चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते।